जी, सभी को नमस्कार और मैं हूँ आँचल और आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक नई बुक लेके आई हूँ, जिस बुक के बारे में आप लोगों से उसके बारे में चर्चा करूँगी या सिंपल भाषा में कहें कि बुक रिव्यू या पुस्तक समीक्षा करने जा रही हूँ। तो जिस बुक की मैं बात करने वाली हूँ आज, उस बुक का नाम है द व्हाइट टाइगर। यस, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। सुना होने का कारण ये है कि इस बुक पे ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी बन चुकी है, द व्हाइट टाइगर नाम से, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव लीड में हैं। तो आप अगर बुक ना पढ़ना चाहें तो आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। सो बेसिकली इस बुक के राइटर है अरविंद अडीगा जी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन एक राइटर हैं और साथ में एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो जिसकी वजह से एक राइटर और जर्नलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको उनकी लिखने की शैली में या इस बुक में भी दिखेगा। अंतर समझाऊँ तो जर्नलिस्ट मतलब उन्होंने चीज़ों को बहुत गहराई तक जाके समझने की कोशिश की है, और एक राइटर के नज़रिए से देखूँ तो भावनाओं से जुड़ते हुए और मनुष्य की भावनाएँ कैसे हैं, कैसे व्यक्ति क्या रिएक्ट करता है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी उनका मतलब दिखता है लिखने की शैली में, और जर्नलिस्ट का भी दिखता है, जैसे मैंने बता दिया। और इस बुक को 2008 में द मैन बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला है, और कमाल की बात है 2008 में ही ये बुक पब्लिश भी हुई है। तो सोचिए कितनी बेहतरीन बुक होगी कि जिस साल ये पब्लिश हुई है उसी साल द बुकर प्राइज की लिस्ट में है ये। तो इसीलिए आज मैं इस बुक के बारे में बात करूंगी। और इस बुक के थोड़ा सा अगर मैं पीछे की बात करूँ तो इस बुक को मैंने जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पढ़ा था, इन 2015 या 16। ये मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में थी और मेरी लाइब्रेरी टीचर ने रिकमेंड किया था कि पढ़ो। जब हमारी लाइब्रेरी क्लासेस होती थी, पीरियड होता था, तो हमको बुक मिलती थी पढ़ने की, तब मैंने ये बुक पढ़ी थी। और पूरी तो नहीं पढ़ पाई थी मैं, और जितना पढ़ा था बड़ा मतलब काफ़ी डीप थॉट्स थे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा डीपली समझ तो नहीं आया था। बट हाँ, अच्छी लगी थी, तभी से मेरे दिमाग में ये बुक थी कि आगे चल के अगर मैं कभी पढ़ना चाहूँ तो मैं इस बुक को ज़रूर पढ़ के पूरा करूँगी, और फाइनली मैंने इसको पूरा कर लिया। अच्छी बात ये है मैंने उस गोल को अचीव कर लिया है। तो इसीलिए आज मैं इस बुक के बारे में आपके सामने बात करूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अरविंद अडिगा जी इंडियन ऑस्ट्रेलियन थे। तो जो ये पुस्तक है उन्होंने बेसिकली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिखी है। और ये कहानी शुरू होती है एक बलराम हलवाई करके नाम है उस आदमी से शुरू होती है, जो लक्ष्मण नगर का रहने वाला है। और उसको क्या पता चलता है, रेडियो पे वो एक न्यूज़ सुनता है कि एक चाइनीज़ आदमी आने वाला है इंडिया में, और वो इंडिया में आके ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रहा है जिन्होंने बिजनेस में बहुत बेहतरीन काम किया है। वो उनकी स्टोरीज जानना चाहता है और उनके बारे में जानना चाहता है। और जो बलराम हलवाई है वो बैंगलोर में एज अ बिजनेसमैन काम करता है। ठीक है। तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने आप को हाफ बेक्ड कहता है। हाफ बेक्ड मतलब आपको पता ही, हाफ बेक्ड मतलब पूरी तरह से पका हुआ नहीं। तो वो इसलिए अपने आप को कहता है क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल वो बिजनेस कर रहा है। और उसको लगता है कि बैंगलोर में उससे बड़ा एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है, जो बिना पढ़े लिखे भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुका है। तो वो क्या करता है, उस चाइनीज आदमी को लेटर लिखता है। अपने टोटल 7 या 8 चैप्टर्स में ये पूरी बुक डिवाइड है, और वो 7 और 8 चैप्टर दिन है, मतलब 8 दिन 8 रात की पूरी स्टोरी है जो उसने लेटर में लिखा है। और पूरी जो बुक है वो लेटर के फॉर्म में है। एक लेटर लिखा हुआ है बलराम हलवाई की तरफ से उस चाइनीज आदमी को बताने के लिए कि उसने जीवन में कैसे ये सारी चीजें अचीव की। सो बेसिकली मैं आपको स्टोरी समझा देती हूँ थोड़ी सी। होती क्या है इसमें, जो बलराम हलवाई है एक छोटे से गांव से आता है, और कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा है उस गांव में। तो ही इज़ लाइक कि लोअर कास्ट कैटेगरी से वो आता है। और उसके फादर एक ऑटो ऑटो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, और उसकी फैमिली में वही एक अर्निंग पर्सन होते हैं। और जो बलराम हलवाई है वो स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है गांव के। और वो बताता है कि उस गांव की सरकारी स्कूल की हालत कैसी है, कि जो सरकार की तरफ से किताबें और यूनिफॉर्म्स आती हैं, टीचर क्या करते हैं, उस स्कूल को उस किताबों को और यूनिफॉर्म्स को बेच देते हैं, और बेच के वो पैसा खुद रख लेते हैं। फिर बलराम ये भी बताता है कि वो गलत भी नहीं करते हैं वो टीचर्स, क्योंकि उन शिक्षकों की तनख्वाह ही नहीं आई होती तो वो क्या करें। तो उनको मजबूरी में ये करना पड़ता है। तो उसी बीच अचानक से क्या होता है, उस स्कूल में इंस्पेक्शन की तरह से इंस्पेक्टर आ जाता है वहाँ की जांच करने के लिए कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो वो इंस्पेक्टर क्या करता है, सारे टीचर्स को बिठाता है, बच्चों को बिठाता है, और वो बच्चों से सवाल पूछना शुरू करता है, क्वेश्चंस करता है। और कोई बच्चा कोई आंसर नहीं दे पाता, फिर उन्हीं शिक्षकों में से एक टीचर कहता है आप इस बच्चे से पूछिए, बलराम हलवाई से। वो कहता है कि आप इस बच्चे से सवाल पूछिए, इसको सब आएगा। जब वो इंस्पेक्टर उस बच्चे से सवाल पूछना शुरू करता है बलराम हलवाई से, तो बलराम हलवाई सब कुछ एकदम सही सही आंसर्स बता देता है। तब वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम पता है क्या है, तुम पता हो क्या हो, तुम इन
इन बेवकूफ लोगों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम तो उस जंगल के शेर की तरह हो, वो एक व्हाइट टाइगर हो जो पूरे जंगल में मिलना बहुत मुश्किल है, और वो व्हाइट टाइगर सबसे ज्यादा समझदार और रेयरेस्ट एनिमल होता है जंगल में। तो जो ये व्हाइट टाइगर का टाइटल है बलराम को, वो वही इंस्पेक्टर देता है, जिसकी वजह से वो इस बुक का नाम द व्हाइट टाइगर है, क्योंकि जो व्हाइट टाइगर है वो बलराम हलवाई है। और आगे स्टोरी ऐसे ही बढ़ती है कि बलराम धीरे धीरे अपने जीवन में पढ़ाई पूरी तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके फादर की सडन डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वो एक चाय की दुकान पे काम करता है। वो दुकान पे मन से काम नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो वो बस लोगों की बातें सुनता है कि लोग जीवन में क्या कर रहे हैं और वो इससे ज़्यादा बेटर क्या कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है, चाय पे बैठे-बैठे कुछ लोगों की बात सुनता है कि ड्राइवरिंग करने में, मतलब गाड़ी चलाने में बहुत पैसा है। फिर वो अपनी दादी, जिनका नाम कुसुम है, वो उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। तो उसकी दादी कहती है कि मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊँगी और तुम सीख सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम गाड़ी चला के सीखने के बाद जितनी भी कमाई करोगे, वो सारा पैसा तुम मुझे दोगे। बलराम इस बात पे एग्री कर जाता है और मान जाता है। और फिर वो गाड़ी चलाना सीख लेता है। उसके बाद वो शहर जाता है और नौकरी ढूँढने की कोशिश करता है। नौकरी ढूँढते-ढूँढते एक बहुत बड़े व्यापारी के घर के आगे वो पहुँचता है, और वो उसके सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं ड्राइवरी कर सकता हूँ, मुझे ड्राइवरी आती है, अगर आपके घर में ड्राइवर की आवश्यकता है, तो प्लीज़ मुझे मतलब रख लीजिए। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको भगाता है, लेकिन तभी उस घर का मालिक बाहर आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ? तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं आप ही के गाँव का रहने वाला हूँ, लक्ष्मण नगर का, और मैं आपको जानता हूँ। ये बात सुन के मालिस मालिक काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, फिर उसको घर के अंदर बुलाता है, अरे ये तो अपना आदमी है, अपने गाँव का आदमी है। फिर वो उससे पूछता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है? तो वो गाड़ी चला के उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं और फाइनली वो उसको एज़ अ ड्राइवर रख लेते हैं। अब जो वो व्यापारी है बहुत बड़ा, उसके 2 बेटे हैं, अशोक और मुकेश। जो अशोक है वो यूएसए से पढ़ाई करके आया है और साथ में वो अपनी बीवी पिंकी मैडम को भी लेकर आया है। तो जो बलराम हलवाई है वो ड्राइवर बनता है अशोक सर का और पिंकी मैम का, जो काफ़ी खुले दिल के और मतलब यंग जनरेशन के थे, तो वो इतना जज नहीं करते थे कास्टिज़्म पे, रिलीजन पे, या कहाँ से आया है, कैसा आया है, तो वो उसको जज नहीं करते थे, वो उसको एज़ अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करते थे। तो वो काफ़ी खुल के उन लोगों के सामने भी रहता था और वो लोग भी काफ़ी उसको खुल के ही रहते थे सामने। लेकिन बार-बार जो अशोक सर के पिता थे, वो बताने की कोशिश करते हैं कि इनको दबा के रखना है, इनको सर पे नहीं चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है, जब ये इन लोगों के बीच में रहने लगता है, तो ये सीखता है आखिर ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं, इनका पैसा कमाने का तरीका क्या है। फिर वो क्या करता है, धीरे-धीरे जानता है कि ये जितने लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, कोयले की खदान में से कोयला चुराते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं, छुपा के बेचने का काम करते हैं, ताकि टैक्स ना लगे, और आसानी से ये पैसा बनाते जा रहे हैं धीरे-धीरे। और इस काम में इनकी सहायता और पॉलिटिशियंस भी जितने हैं शहर के, वो पूरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसके बदले घूस मिलता है। तो बलराम को धीरे-धीरे ये पूरी स्टोरी समझ में आती है कि आखिर ये लोग पैसा कमा कहाँ से रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अब इसी व्यापार में क्या होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है और कुछ नेताओं और इन लोगों के बीच में आपस में भिड़ंत हो जाती है। अब इनको समझ में नहीं आता ये लोग क्या करें। तो आखिरी में यही इनके पास ऑप्शन बचता है कि अशोक सर और पिंकी मैडम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके वहाँ दिल्ली के नेताओं को पैसा खिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से ही और जगह की सत्ता चलती है। तो जो व्यापारी मालिक होता है वो प्लान बनाता है कि ये पिंकी मैडम और अशोक सर को भेजेगा दिल्ली, और दिल्ली जाके ये लोग सारा डील करेंगे वहाँ पे। अब बात ये थी, अगर उनको दिल्ली जाना है तो उनके साथ एक ड्राइवर भी जाएगा। तो ड्राइवर के तौर पे जाता है बलराम। अब एक छोटे से गांव से, फिर एक छोटे से शहर से, अब एक बहुत बड़े शहर में हो जाता है, दिल्ली में। जब वो जाता है, उसके लिए वो दुनिया बिल्कुल नहीं रहती है, सब कुछ नया रहता है, उसको एकदम अलग चीज दिखाई देती है, कि उसने तो ये सब कभी देखा ही नहीं होता है। कपड़ों में बदलाव देखता है वो, लोगों के व्यवहार में बदलाव देखता है, बड़े-बड़े मॉल्स देखता है जो उसने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। वहाँ जाके वो पिंकी मैम और अशोक सर के भी रंग रूप को बदलते हुए देखता है, कि वो लोग कैसे रात को पार्टीज़ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें वो देखता है एज़ अ ड्राइवर। और वो सीखता भी है बहुत सारी चीज़ें। वो सीखता है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है दिखावापन, कि आप जितने अच्छे कपड़े पहनेंगे, लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो वो ढंग के कपड़े पहनना शुरू करता है, वो भी मॉल जाना शुरू करता है, वो चीज़ें सीखता है। और इन सब दौरानों में अशोक सर डील करते रहते हैं, अलग-अलग पॉलिटिशियंस को पैसे पहुँचाते हैं, वो अपना डील क्लियर करते रहते हैं। फिर एक कहानी में मोड़ आता है। पिंकी मैम और अशोक सर बलराम को कहते हैं कि रात को हमें पार्टी में लेके चलो, पब में लेके चलो। बलराम उन लोगों को पब में छोड़ता है और बाहर खड़ा रहता है। 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद रात के 12-1 बजे ये लोग वापस आते हैं, और ये लोग पूरी तरीके से नशे में होते हैं, दोनों पति पत्नी। हम्म, पिंकी मैडम यूएसए की होती हैं, तो उनका रहन सहन बिल्कुल हमारे भारत जैसा तो होगा नहीं, अलग ही था।
तो जब वो नशे-वशे करके आती हैं, ये लोग गाड़ी पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक बजा के रोड से अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तभी पिंकी मैडम कहती हैं बलराम से कि बलराम गाड़ी रोको, तुम पीछे आओ, मैं गाड़ी चलाऊँगी। अब पिंकी मैडम ज़बरदस्ती गाड़ी चलाती हैं और अशोक सर मना भी नहीं करते। अशोक सर नहीं मना करते तो बलराम तो वैसे भी उनके नौकर के रूप में वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो उसने पिंकी मैडम को गाड़ी दे दी और पिंकी मैडम ने गाड़ी इतनी स्पीड में चलाती हैं कि वो गलती से किसी का एक्सीडेंट कर देती हैं और वहीं सडन उस इंसान की डेथ हो जाती है। वो एक छोटा बच्चा था जो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब ये लोग डर जाते हैं। अशोक सर फटाफट पिंकी मैडम को पीछे बैठाते हैं और बलराम को गाड़ी बोलते हैं लेकर चलो घर। घर आती है गाड़ी। ये लोग अपने रूम में फ्लैट में चले जाते हैं। बलराम को बोलते हैं गाड़ी धुल धाल के साफ कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था और ये बलराम के लिए बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी और उसको नहीं समझ में आता ये क्या हुआ। क्योंकि उसके लिए तो वो तो गांव से आया एक मासूम सा इंसान है, उसको नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। आ, फिर अगले दिन सुबह होते होते अशोक सर के जो पिताजी हैं जो बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनका बड़ा भाई वो भी दिल्ली आ जाते हैं और उन लोग को सारी बात बताई जाती है, पता चलता है। फिर रात को इसको वापस से फ्लैट के रूम में बुलाया जाता है बलराम को, क्योंकि ये बेसमेंट में बलराम रहता है ड्राइवर्स के रूम्स में। तो बलराम जब ऊपर फ्लैट में पहुंचता है तो देखता है वहां एक वकील बैठा हुआ है और वो वकील बलराम से कहता है कि मैं तुमको कुछ पेपर्स दे रहा हूँ, आप उसको ढंग से पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो वो कहता है हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। और बलराम फिर वहाँ अपना लेटर रीड करता है जिसमें वो लिखा रहता है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है मैं अपने होशो आवाज में नहीं था और ये मेरे से हुआ है, ये गलती मेरी थी, इसमें अशोक सर और पिंकी मैडम का कोई हाथ नहीं है। और बलराम वहीं के वहीं उसको सुन्न हो जाता है कि ये क्या हो गया उसके साथ। और वो अपने मालिक को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वफादारी फिर कैसे प्रूफ होगी। तो वो क्या करता है उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो जाता है, इन लोग का पॉलिटिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये लोग मामला दबा देते हैं और कोई कंप्लेन नहीं होती है और पता भी नहीं चलता किसका एक्सीडेंट हुआ था और किससे हुआ था, ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन पिंकी मैम के लिए बहुत बड़ा झटका था कि ये लोग कैसे लोग हैं कि इन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम करके इसको छुपा लिया, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और पिंकी मैम जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसके फैमिली से मिलना चाहती थी, वो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती क्योंकि वो उनसे हुआ था, वो उनकी कुछ सहायता करना चाहती थी। लेकिन अशोक सर उनके पिता उनको बार बार मना कर रहे थे कि ये मत करो, हम लोग फंस जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर पिंकी मैम को एंड में कुछ नहीं समझ में आता, वो रात को बलराम को बुलाती हैं ऊपर और कहती हैं कि मुझे लेके चलो। और वो बलराम को एयरपोर्ट लेकर जाती है और वहां से वो यूएसए वापस चली जाती हैं बिना अशोक सर को बताए। और जाते हुए बलराम को एक लिफाफा भी देके जाती है जिसमें शायद कुछ पैसे होंगे जो बलराम की सहायता के लिए थे। उसके बाद बलराम वापस आते हैं, अशोक सर को ये बात पता चलती है। अशोक सर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं बलराम पे कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि पिंकी मैम अब वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशन यहाँ देखी थी उससे वो बहुत सदमे में थी और अब उनके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। उसके बाद से कहानी शुरू होती है अशोक सर की। अशोक सर पिंकी मैम को बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके लिए ये समझ नहीं आता ये क्या माहौल है सब कुछ। और फिर उसके बाद से वो तभी भी अपनी डीलिंग चालू रखते हैं, अलग अलग नेताओं को 12 लाख 15 लाख 7 लाख रुपए पैसे खिलाते रहते हैं और ये सारा प्रोसीजर बलराम देख रहा होता है। और बलराम सीख रहा होता है ये सारी चीज़ें कि कैसे डीलिंग हो रही है, किन किन लोगों से बात हो रही है, क्या क्या हो रहा है। फिर बलराम एक दिन बैठा रहता है गाड़ी में और वो सोचता है कि अगर मैं ये नौकरों वाला ही मतलब सोचता रहूंगा, नौकरों वाली ही बुद्धि रखूंगा, मैं इन्हीं लोगों के लिए सब कुछ करता रहूँ, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। क्या मैं ये अपनी 15,000 6,000 की नौकरी पे सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं इन लोगों के कभी बराबर जा पाऊंगा? क्योंकि ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये लोग हम लोग को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। फिर बलराम प्लानिंग बनाता है कैसे भी करके और फिर वो अशोक सर को एक डील के लिए लेकर जाता है रास्ते में, जिसमें अशोक सर के पास 13 या 15 लाख रुपए का पूरा एक बैग होता है। हम्म, रास्ते में वो गाड़ी रोकता है और वो अशोक सर को मार देता है, उनका मर्डर कर देता है और वो पैसे लेके वो बैंगलोर भाग जाता है अपने एक छोटे भाई के साथ। क्योंकि उसको पता था जब वो अशोक सर के घर वालों को पता चलेगा तो अशोक सर के घर वाले उसके परिवार वालों को सबको मार देंगे, इसलिए वो पहले ही अपने एक छोटे भाई को अपने पास बुला लेता है कि उसके परिवार में से कोई तो जिंदा रहे। और वो उसको लेके बैंगलोर भाग जाता है। जब वो बैंगलोर जाता है वो बैंगलोर की दुनिया को देखता है जहाँ लोग दिन रात जगे रहते हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं वहाँ के लोग। और वहाँ भी जाके वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है कुछ दिन बाद छुपे रहने के बाद। और रेस्टोरेंट में काम करते करते ही उसे जैसे चाय की दुकान पर उसको समझ में आता है कि ड्राइवरी से पैसा मिलेगा, वैसे ही वहाँ के लोगों की बातें सुनता है और उससे उसको पता चलता है कि बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ लोग 24 घंटे काम करते हैं और उन्हें आने जाने में रात में दिन में बहुत परेशानी होती है। तो
उनके लिए वो क्या कर सकता है, वो दिमाग लगाता है, वो क्या ऐसा करे जिससे उसका फ़ायदा हो। वो एक टैक्सी कंपनी के पास जाता है, वो उनको पैसे देता है और उनसे कुछ टैक्सी खरीदता है और वो अपनी टैक्सी कंपनी शुरू करता है, जिस टैक्सी कंपनी का नाम भी द व्हाइट टाइगर रखता है वो। और वहाँ से उसके बिजनेसमैन की पूरी कहानी शुरू होती है। जब वो सारी बातें ये चाइनीज़ मैन को लेटर में लिख रहा होता है, तब आखिरी में वो ये भी कहता है कि मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि शायद अगर मैं अशोक सर को नहीं मारता, तो मैं जीवन में वहीं घिसता रहता, वही ड्राइवर रहता, मैं उसी गंदगी में पड़ा रहता। मैं एक छोटे से गाँव से आकर मैंने अपने लिए ये किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अभी कोई नहीं है। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं और वो सब किया यहाँ तक पहुँचने के जो मुझे नहीं लगता कोई करेगा। और इस तरह से पुस्तक खत्म होती है और बुक कहानी खत्म होती है। और इस कहानी का देखा जाए तो बेसिकली ये पूरी तरह से करप्शन के बारे में है, कास्टिज्म के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है और इनलाइटमेंट के बारे में है कि कैसे बलराम इनलाइटमेंट पाता है अपने जीवन में, कैसे उसको पता चलता है उसका गोल क्या है, उसको क्या चाहिए। तो बुक कमाल की है। अब मैं तो अभी आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने शॉर्ट वीडियो में मैं इतना नहीं बता सकती हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको शायद और ज़्यादा समझ आए और ज़्यादा मज़ा आए बुक पढ़ने के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक बार इस बुक को पढ़िए, धीरे-धीरे करके पढ़िए, बड़ी बुक है, काफ़ी मोटी बुक भी है। शुरू में थोड़ी बोरिंग लगेगी, बट येस इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत सस्पेंस है, बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी लगा काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा लग गया, लेकिन मज़ेदार बुक है। तो बस बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए और पढ़ने के बाद डेफ़िनेटली मुझे अपना रिव्यू मेरे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए कि कैसी लगी आपको ये बुक। बस, थैंक यू।